जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के रूप में आज प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, जिसमें आज प्रीवियस ईयर में सचिवालय सहायक में जो पीटी एग्जाम हुआ था 18/12/2011 को, उसका मैं प्रश्न लाया हूँ। आप लोगों से प्रैक्टिस करें दोस्तों और आप देखें कि कितना बना सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कितना नंबर ला सकते हैं। और यदि आपको कम नंबर आता है दोस्तों तो अभी आप मेहनत करके अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 11 है। इससे पहले 10 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर प्रीवियस ईयर बीएसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको वहाँ उपलब्ध मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए जाकर वहाँ देखें और अपनी तैयारी को रख लें दोस्तों कि कितना आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। और यदि कुछ कमी है तो उसे और मजबूत बनाइए और एग्जाम में मजबूती से बैठिए दोस्तों, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, संजय ऑनलाइन स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, जो भी ग्रुप है, जितने भी ग्रुप हैं आपके पास जहाँ पर एजुकेशनल ग्रुप हो, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का ये 11 नंबर वीडियो हम लोग देखते हैं, जो पीटी एग्जाम हुआ था 18/12/2011 का, सचिवालय सहायक बीएसएससी इंटर लेवल के माध्यम से जो सचिवालय सहायक का प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसका आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, इसमें दिया गया है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र हम यदि देखें वो कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला में स्थित है। जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी कहाँ है, तो खड़गवासला में ही है, खड़गवासला में है। और क्या है, तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में है। ठीक है। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम को माना जाता है दोस्तों। भारत का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ का है, तो कर्नाटक के शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना को माना जाता है। और इसे कब लगाया गया था, वर्ष 1902 ईस्वी में शुरू किया गया था जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में जो स्थित है शिव समुद्रम। ठीक है, उसे वर्ष 1902 में शुरू किया गया था। और जो शिव समुद्रम विद्युत परियोजना है वो कावेरी नदी पर शुरू की गई थी, कर्नाटक के कावेरी नदी पर, और भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। ठीक है, तो यदि हम देखें और तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। यदि और आगे देखें दोस्तों, कोयना जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना है जो भारत का सबसे बड़ा पूर्ण पन बिजली विद्युत परियोजना है। माने पानी से विद्युत पैदा करने वाला पूरी तरह से वो कौन सी विद्युत परियोजना है, तो कोयना जल विद्युत परियोजना है। और देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना की शुरुआत दार्जिलिंग के में हुई थी। कब, 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है। और दामोदर घाटी निगम भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसकी शुरुआत वर्ष 1948 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, खड़गवासला में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 2 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 1857 के क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। ये वो कौन थे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें उनके मित्र के द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश के द्वारा पकड़ा दिया गया था और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो वो कौन थे, तात्या टोपे थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तात्या टोपे को ऐसा मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तात्या टोपे उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। तात्या टोपे को उनके विश्वसनीय मित्र कौन थे, मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। 1857 के विद्रोह के नायक एवं उनके कौन थे, 1857 के विद्रोह के एक नायक थे तात्या टोपे, और उन्हें फांसी की सजा चढ़ा दी गई थी। यदि हम और कुछ 1857 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखें दोस्तों, कौन से स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, उसके बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले नाम आता है नाना साहब। फर्स्ट नंबर ए में है। यदि हम नाना साहब के बारे में देखें तो नाना साहब जो थे वो कानपुर के थे, नाना साहब। ठीक है, नाना साहब कानपुर के थे। फिर आता है, यदि हम देखें इसमें कुंवर सिंह को देखें तो वो पटना से थे, यानी कि जगदीशपुर कह सकते हैं। कुंवर सिंह थे कहाँ से, जगदीशपुर से थे। यदि हम खान बहादुर खान को देखें दोस्तों
तो खान बहादुर खान बरेली से थे। कहाँ के से स्वतंत्रता सेनानी जो 1857 के क्रांति में जो भाग लिए थे, वो कहाँ से खान बहादुर खान थे, तो यह बरेली के नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान। और तात्या टोपे थे जो पहले नाना साहब के साथ थे, उसके बाद फिर बेगम हजरत महल के साथ चले गए थे। यदि हम इसको देखें फिर और कुछ देखें, वक्त खां कहाँ के थे, तो दिल्ली से। वक्त खां दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की नेतृत्व कर रही थी। मौलवी मोहम्मदुल्लाह फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। तीन नंबर प्रश्न में 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया? तो कहा गया है कि 1829 में जो आयोजित हुआ था 1929 में, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी ने किए थे, और उन्होंने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि मोतीलाल नेहरू के बारे में देखें तो वर्ष 1928 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1928 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? मोतीलाल नेहरू ने किया था। और यदि हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखें दोस्तों, तो वर्ष 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वो बनारस अधिवेशन हुआ था। 1905 में कहाँ हुई थी? तो बनारस अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखें तो कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की है। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक है, यदि देखें यार 1931 का कराची अधिवेशन यदि हम लोग देखें तो वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और जिसमें मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था 1931 के अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न में चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो राज्य के नीति सिद्धांत यदि देखें तो महात्मा गांधी के दर्शन से कौन सा सिद्धांत है? तो सबसे पहले राज्य के नीति सिद्धांत है जो भाग 4 में स्थित है। कहाँ? भाग 4 में राज्य के नीति सिद्धांत को रखा गया है, और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति सिद्धांत के लिए अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। कब? अनुच्छेद 36 से 51 तक के। ठीक है, राज्य के नीति सिद्धांत का वर्णन दिया गया है 36 से 51 तक अनुच्छेद। अब हमसे पूछा है कि जो गांधी जी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना गांधी जी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ग्राम पंचायत की स्थापना है जो गांधी जी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि हम देखें अनुच्छेद 39 का सी, तो धन का समान वितरण क्या है? तो 39 का सी में धन का समान वितरण के बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 का सी में है। ठीक, और ग्राम पंचायत का स्थापना यदि देखें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में दिया गया अनुच्छेद 40 में। प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 49 में स्नातकों पुस्तकों का संरक्षण, और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका अलग करना, यह अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गांधी जी का जो दर्शन था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था, अनुच्छेद 40 में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि हम 5 नंबर प्रश्न चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? इस प्रश्न के बारे में हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता है, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और हड़प्पा सभ्यता का यदि काल अनुक्रम यदि देखें तो कब से कब था? 2350 से लेके 1750 BC तक हड़प्पा सभ्यता का काल अनुक्रम था, यानी समय था कब से कब हड़प्पा सभ्यता का? तो 2350 से लेके 1750 BC तक। और यदि हम इसमें देखें इस हड़प्पा सभ्यता का उम्र की कैसे ज्ञात हुआ कि 2350 से 1750 किस आधार पर बताया गया? तो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 विधि के द्वारा यह तिथि बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम इसमें देखें दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 16 प्रश्न चलते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा।
भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मैं अभी कुछ सीमाओं का नाम बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसे आप काफी काफी इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें हर एक सीमा किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप इसे नोट कर ले या फिर याद कर ले। जैसे कि रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। वर्ष 1947 में इसे खींचा गया था और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा के बारे में बताएं, भारत और चीन के बीच है और इसे वर्ष 1914 में खींचा गया था। उसके बाद डुरंड रेखा, डुरंड रेखा के बारे में देखें, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। पहले जब पाकिस्तान भारत में ही जुड़े हुए थे तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था दोस्तों, लेकिन बाद में जो ये भारत का जो कश्मीर है जो अभी पाक के पास है उसके लेकर के ही ये डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच ना होकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। ठीक है, एक एक आपको एक और याद अभी इसमें याद करना है, 17वीं समांतर रेखा, जो काफी प्रश्न पूछ जाते हैं। 17वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो 17वीं समांतर रेखा उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम से संबंधित है। 17वीं समांतर रेखा, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। इस 4-5 में बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से संबंधित है। 49वीं समांतर रेखा यूएस और कनाडा के बीच स्थित है दोस्तों। 49वीं समांतर रेखा यूएस और कनाडा के बीच है। हिंडनबर्ग, हिडनबर्ग है जो आपको पोलैंड और जर्मनी के बीच है। हिडनबर्ग पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। ठीक है, मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। और एक है ओडर नीसे रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। ओडर नीसे रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। ये जो कुछ आपको मैंने सीमा रेखा बताया हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसे काफी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? नीचे दी गई प्रमुख घटना का सही तिथिक्रम क्या है? तो नीचे दिए प्रमुख घटना का सही तिथिक्रम देखें तो इसमें यदि हम देखें HLV-3 का लॉन्च कब हुआ था? 2000 में। HLV-3 का लॉन्च हुआ था 2000 ईस्वी में। ठीक है, और फिर हम यदि देखें इसमें बांग्लादेश का बनना, तो बांग्लादेश वर्ष 1971 में बना था। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था और बना था। ठीक है, फिर सिक्किम भारत का 22वां राज्य, तो वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था दोस्तों, 1975 में। और पोखरण फर्स्ट का परीक्षण 1974 में हुआ था। पोखरण फर्स्ट का परीक्षण 1974 में हुआ था। तो यदि इस प्रकार हम लोग मैच करें तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लेंगे बांग्लादेश को 2 लेंगे, उसके बाद लेंगे पोखरण प्रशिक्षण, उसके बाद लेंगे 3 नंबर में सिक्किम को और 4 नंबर में 1 को लेंगे, यानी 2001 को लेंगे 4 नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 3 4 2 4 3 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 8 नंबर प्रश्न में। 8 में दिया है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कौन सा देश है? वो है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। इस ऑप्शन के अनुसार केन्या, इंडोनेशिया और कोलंबिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? आप लोगों को पता है क्या? 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 देशांतरों में 1 डिग्री का जो होता है, 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है? तो 1 डिग्री देशांतर का बीच के अंतर क्या होता है? 111.32 किलोमीटर 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, और यदि हम देखें भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर दिन और रात कब बराबर होती है? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। यही तो पूछा गया, भूमध्य रेखा गुजरती है इन देशों से, तो कुल कितने देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा? 13 देशों से। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एशिया वाला तो याद करना ही होगा। भूमध्य रेखा कौन कौन देश से गुजरती है एशिया में? तो एशिया से मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, साओ टोम और पिसिप, ये 5 राज्यों से एशिया में गुजरती है भूमध्य रेखा। और दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील से गुजरती है। तथा अफ्रीकी महाद्वीप के देश से युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबोन, कांगो गणराज्य से गुजरती है भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री हेनसांग था जो कब भारत का भ्रमण किया? तो 629 एडी में
भारत की यात्रा किए हैं हेनसांग, और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था हेनसांग। और हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था। किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय में। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के संबंधित शिक्षा प्राप्त करने ही हेनसांग आए थे। हेनसांग की यात्रा को क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत को सीयूकी कहते हैं। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत को सीयूकी कहा जाता है। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था दोस्तों? यदि हम इसमें देखें, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? इस ऑप्शन में दिया गया है। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला कौन था? डायोनिसियस था। बिंदुसार के दरबार में आने वाला था डायोनिसियस आया था बिंदुसार के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेघासनित आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त टू के दरबार में फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? और 1779 ईस्वी में किया गया था जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना के प्रारंभ किए थे वर्ष 1950 ईस्वी में। सर्वोदय योजना के प्रारंभ किसने किए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। महात्मा गांधी को देखें दोस्तों, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग सत्याग्रह, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। और जयप्रकाश नारायण को देखें तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए आंदोलन भी चलाए थे जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सीताब 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। लोक नायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एपीजे अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ। ठीक है। और इनकी रचना इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बोर्न टू प्रॉब्लम्स, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया माई ड्रीम आदि, ये क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखें तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं जवाहरलाल नेहरू की। वो है ए विजन फॉर द न्यू सॉरी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है क्लिसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं दोस्तों। और यदि हम देखें इसमें अरुंधति राय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। यदि हम ये देखें, कुछ बांध के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बांध है, जो हमेशा उस प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस सेशन को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। जो मैं प्रीवियस ईयर सेशन ला रहा हूँ वो थोड़ा वीडियो लंबा तो होगा, लेकिन आपको काफ़ी मददगार मिलेगा। इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगा। इसे सुनिएगा दोस्तों 1 से 2 बार जरूर से जरूर। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, इसमें कहा गया भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि देखें रावी नदी पर कौन सा बांध है? तो रंजीत सागर बांध है जो रावी नदी पर है। रावी नदी पर रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है। यदि हम चिनाव नदी को देखें तो चिनाव नदी पर हमें कौन सी बांध मिलती है? चिनाव नदी पर दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना या पकलडूम परियोजना कहाँ स्थित है? दुलहस्ती, सलाल, पकलडूम, ये आपको चिनाव नदी पर मिलेगा। दुलहस्ती, सलाल और पकलडूम परियोजना कहाँ मिलेगा? चिनाव नदी पर। चिनाव नदी पर मिलने वाली परियोजना। यदि गंगा नदी पर देखें दोस्तों तो फरक्का बैराज जो है आपको गंगा नदी पर मिलेगा। ठीक है। कुछ और है जैसे बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सब पूछे नहीं जाते हैं। माता टीला परियोजना कहाँ है? तो बेतवा नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकरा पारा परियोजना आपको ताप्ती नदी पर ही मिलेगा दोस्तों, काकरा पारा परियोजना। और हीराकुंड बांध परियोजना मां नदी पर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। तो कलहन के द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो कलहन के राजतरंगिणी से मिलता है। कलहन ने यह जो पुस्तक लिखे हैं वो संस्कृत भाषा में लिखा है, और ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध किए हैं संस्कृत भाषा में, और यह पहला पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, कलहन के द्वारा। और यदि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन थे? कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त थे, या चाणक्य द्वारा थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और उनके समय में चंद्रगुप्त ने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है। जिसे मौर्य युगीन ज्ञान मिलती है,
किससे क्या मिलती है? मौर्य युगीन ज्ञान मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 14वां प्रश्न की ओर। राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं, तो राजा राम मोहन राय क्या चीज के संस्थापक हैं? तो इसमें यदि हम देखें तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं, और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि कुछ और चीज को देखें, आत्मा समाज आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, रामकृष्ण मिशन के देखें यदि हम, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। यदि प्रार्थना समाज के बारे में देखें दोस्तों, प्रार्थना समाज के बारे में देखें तो आत्माराम पंडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पंडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ से संबंधित है। और वेद समाज केशव चंद्र सेन संबंधित है वेद समाज से। वेद समाज से कौन संबंधित है? केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनॉट रेखा है जो अभी हमने तुरंत पढ़ा है ऊपर वाले प्रश्न में, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है मैगिनॉट रेखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है मैगिनॉट रेखा दोस्तों। ठीक है, यदि आपसे पूछे 24वें समांतर रेखा किसके बीच स्थित है? तो 24वें समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कुछ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा। जबकि 17वीं समांतर रेखा उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैन रहीम रेखा के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो कौन कौन है उनके बीच? मैन रहीम रेखा के बीच में आपको मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। फिनलैंड और रूस के बीच स्थित है मैन रहीम रेखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न की ओर। सतलुज नदी का उद्गम है, सतलुज नदी का उद्गम चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है चीन में, चीन के तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास राकसताल हिमानी के से निकलती है दोस्तों। कहाँ से? राकसताल हिमानी के से निकलती है। ठीक है, और सतलुज नदी है जो चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। दोनों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। दोनों नदियां मिलकर कहाँ? पंचनद का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। यह शिवलिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला उसके काटती हुई पंजाब में आती है पर्वत, ये सतलुज नदी। और सिंधु नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील में है। सिंधु का भी उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील में है, और ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम स्थान वहीं पर है दोस्तों। जो सिंधु का है, जो सनुख्या बाबा हिमनद के पास है, मानसरोवर झील के पास। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री एवं यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री में है, और गंडक का उद्गम स्थान नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 17 में, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को कब अंगीकार किया है? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। ठीक है, पहली बार 14 अगस्त 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज को में जो चक्र है वह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों। यह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया और इसमें 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किसने बनाया था, किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली बंकिया ने इसे डिजाइन किया था दोस्तों। ये जरूर याद रखिएगा, इसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली बंकिया ने। और जो उसमें चक्र है, उसमें जो तिलियां हैं किस रंग का है? तो उस चक्र का जो रंग है नेवी ब्लू है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कितना है? नेवी ब्लू। भारतीय तिरंगा की लंबाई एवं चौड़ाई कितना है? 3:2 है। ये भी काफी प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसे काफी अच्छे से देखिएगा दोस्तों। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे किसी न किसी प्रश्न में, किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही गए हैं, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में। भारत के राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रगान था पहली बार कब गाया गया था? वर्ष 1911 में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जन गण मन। और कलकत्ता जो अधिवेशन हो रहा था किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पंडित बिशन नारायण दत्त धर की अध्यक्षता में की जा रही थी कलकत्ता अधिवेशन 1911 का। ठीक है, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। और भारत सरकार ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था।
कब स्वीकार किया गया था इसे? 24 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। और इसकी गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है गाने की अवधि, और संक्षिप्त रूप से इसके गाने की अवधि 20 सेकंड है। और इसकी रचना किसने किया था दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और तत्वबोधिनी में उन्होंने भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1911 में पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। वर्ष सेकंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये देखिए 19 नंबर प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये है आपको भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है इसमें? तो डॉक्टर कुरियन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को मानता है, और यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। कौन सा? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 2012 में हो गई थी वर्गीस कुरियन को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपको आम मिल जाएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है। और भारत से संबंधित कुछ राष्ट्रीय तत्व कौन सा तत्व है? जैसे भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी है। राष्ट्रीय फूल कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बियन निसिफेरा है। नीलम्बियन निसिफेरा कमल का रासायनिक नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है भारत का? तो बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है भारत का। इसका रासायनिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालिसिस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसका राष्ट्रीय नाम वैज्ञानिक नाम एल्फस मैक्सिमस है, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 20 में देखिए तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है 21 नंबर प्रश्न में दुनिया का नवीनतम देश है। तो दुनिया का नवीनतम देश देखें तो दक्षिणी सूडान है, तो दुनिया का नवीनतम देश है, और यह वर्ष 2011 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा सही आंसर है। उस समय के जो प्रश्न पूछा गया था, जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछे तो जुआ है दोस्तों। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुआ है, और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुआ है, जबकि सूडान की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो खार्तूम है। केवल सूडान की राजधानी पूछा जाए तो खार्तूम है, और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुआ है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र देश से पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से में विभाजित की है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो इसमें यदि हम देखें न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश 22 नंबर प्रश्न में दिया गया दोस्तों। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? बिहार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बस 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? बिहार है, जहां 83.82% साक्षरता है। और सबसे उच्चतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल है, 93.91% है। उसके बाद यदि हम बिहार में देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में ही 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन है? तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया सम्राट अशोक, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी का उस समय था, तो उसकी राजधानी कौन सा था? सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? तो सम्राट अशोक जब भारत में राज किए थे, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी दोस्तों। अशोक मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे। और मौर्य वंश की स्थापना यदि देखें चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार तथा बिंदुसार का पुत्र कौन थे? अशोक थे। बिंदुसार के पुत्र अशोक थे, ठीक है। और अशोक 269 ईस्वी में मगध के राज सिंहासन में बैठा था दोस्तों। और मौर्य शासन में अशोक और उनका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण राजा अशोक ने करवाया था, और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह रहा हो, संबंधित है, 2 बार नहीं कई बार रह चुके हैं दोस्तों। तो वो कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं अभी भी, वो नीतीश कुमार, उनके बारे में ये कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नीतीश कुमार
बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। कितने बार? 9 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 25 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है, कौन सा देश नहीं है? यदि ये देखें तो आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो आसियान का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है दोस्तों। क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान। आसियान में कौन कौन देश है? तो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। ये कितने देश हैं जो आसियान में सम्मिलित है? 10 देश है जो आसियान में सम्मिलित है दोस्तों। आसियान से जुड़े हुए कितने देश हैं? तो 10 देश हैं, इसमें से बांग्लादेश नहीं है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। 8 अगस्त 1967 में हुई थी और इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है और 24 अगस्त 1996 में भारत इसका पूर्ण संवाद सहभाग है और वर्तमान में इसका सदस्य देशों की संख्या कितना है? 10 है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 26 में आप सकते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो वह राज्य था बिहार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बिहार था जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति देने वाला राज्य बिहार था। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे दोस्तों। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया है? तो मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया है। और महाप्रयाण घाट क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु भी कहा जाता है। भारत का आजाद शत्रु या देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा सही आंसर बिहार से संबंधित है। 27वां प्रश्न में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो कब हुई थी? तो उनका जन्म कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और 1666 ईस्वी में पटना साहिब में इनकी जन्म हुई थी। सिखों के 10वें गुरु थे, तेग बहादुर के पुत्र थे। खालसा पंथ पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही किए थे पाहुल प्रणाली और खालसा पंथ की शुरुआत। ठीक है, किए थे। और इनकी हत्या 8 अगस्त 1908 को में नांदेड़ में गुल खान नामक पठान से कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से संबंधित थे? तो अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किस विभाग से संबंधित थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कुछ और देखें, रक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? तो बलदेव सिंह थे जो रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। यदि आपसे पूछा जाए गृह मंत्री, गृह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? तो वो वल्लभ भाई पटेल थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। ठीक है, और रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 27 में देखें तो इसमें दिया गया वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव लगाने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो वो कौन है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 30 की ओर। 20 से निम्नलिखित कदम में से कौन 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के उल्लेखनीय उन्नति की है? तो ये कौन किसने किया है? यदि इसे देखें तो फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट क्या है? फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम प्लूटोनियम की मिश्र कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 31 में क्या है? 31 में दिया गया है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन है? तो वो पहला देश नीदरलैंड है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑस्ट्रिया ने इच्छा मृत्यु अवैध घोषित किया हुआ है। ऑस्ट्रिया है जो इच्छा मृत्यु क्या कर दिया है? अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन नीदरलैंड ने इसे कानून मान्यता प्राप्त कर दिया है। जापान में विशेष परिस्थिति में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। जापान में अनुमति है विशेष परीक्षा में। और आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या की दंडनीय अपराध घोषित किया गया है भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 32 में देखें, 32 में क्या है? तो इसमें दिया गया है 32 में है कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है?
तो किस धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान में स्थापित किया गया, कौन सा आयोग है, तो भारतीय चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी भारतीय चुनाव आयोग का। कब? 25 जनवरी 1950 में हुई थी चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की स्थापना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसकी अध्यक्ष और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 33 में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है। विश्व आर्थिक फोरम वार्षिक बैठक के स्थल दावोस है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। दावोस कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यदि हम देखें विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में किया गया था। कब विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किया गया, तो वर्ष 1971 में जिनेवा विश्वविद्यालय में के प्रारंभिक क्लास जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लास एस शवाब इसके क्या थे, इसके संस्थापक थे। एस शवाब इसके संस्थापक बने थे। विश्व आर्थिक फोरम के संस्थापक कौन है, प्रोफेसर क्लॉस एस एम शवाब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, स्विट्जरलैंड। 14 अगस्त में ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वाकर कप प्रदान किया गया है। तो ओलंपिक खेलों में कौन सी खेल के लिए किया गया है, तो उस खेल का नाम क्या है, बैल वाकर कप। तो उस खेल का नाम है आपको मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उस खेल का नाम है मुक्केबाजी खेल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्रिकेट से संबंधित कप यदि हम देखें तो उसमें कौन सा है, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, ये सब किससे है, तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है डेविस कप, माड्रेका कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर कप, डीसीएम ट्रॉफी, फेडरेशन कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। और हॉकी से संबंधित यदि देखें तो आगा खां कप, वेटन कप और ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब किससे है, तो हॉकी से है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मुक्केबाजी। नेक्स्ट चलते हैं। मुक्केबाजी मतलब बैल वाकर शब्द किससे है, तो मुक्केबाजी से। नेक्स्ट में है ओलंपिक खेलों में 35 में प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है, किन नदियों के बीच में स्थित है तक्षशिला। यदि हम तक्षशिला के बारे में देखें दोस्तों, तो तक्षशिला है जो झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तक्षशिला झेलम और सिंधु नदी के बीच स्थित है। प्राचीनतम नदी है झेलम और सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सनोखिया बाबा ग्लेशियर के निकट से निकलती है, जबकि भारत में लेह में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में तथा वहां से अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तक्षशिला नदी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 36 में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा कौन सी क्या प्रसिद्ध हुई है, तो उनके द्वारा वंदे मातरम। क्या प्रसिद्ध हुआ है, तो वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सन्यासी विद्रोह के समय प्रसिद्ध हुआ आनंद मठ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह के समय में हुआ था। आनंद मठ में ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया। आनंद मठ नामक पुस्तक में ही वंदे मातरम लिखा गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि सन्यासी विद्रोह के बारे में देखें तो किन्ना सरकार के द्वारा 1766 से 1800 ईस्वी तक बिहार बंगाल में चलाया गया था सन्यासी विद्रोह। 1766 से 1800 ईस्वी तक। तो भील विद्रोह देखें दोस्तों, भील विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में चलाया गया था। 1825 से 31 तक चलाया गया था भील विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह देखें हम तो अहोम विद्रोह है जो अंग्रेजों के विरुद्ध 1828 ईस्वी में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 37 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि इसे देखें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें कथन है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा। यदि देखें कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये गलत है, ये गलत है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में देखकर कहाँ है, तो कावेरी, ये कथन असत्य है। इसका उत्पन्न है जो कर्नाटक में स्थित है, तालका कावेरी नामक स्थान से। कावेरी का कहाँ है, तो कर्नाटक में उद्गम स्थल है, न कि आंध्र प्रदेश में। तो हमसे पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा निम्नलिखित में से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। यदि हम ये देखें हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, तो वो कौन है, गंगूबाई हंगल है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन नंबर गंगूबाई हंगल, सी हमारा सही आंसर है। गंगूबाई हंगल है हिंदुस्तानी शास्त्रीय नाटक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जैसे लीला सैमसन सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और वह भरतनाट्यम में निपुण है। लीला सैमसन भरतनाट्यम में निपुण है। ठीक है,
यदि और आगे की ओर देखें दोस्तों, स्वप्न सुंदरी किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है स्वप्न सुंदरी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, गंगूबाई हंगल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से जो अल्मोड़ा तक व्याख्यान है स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद के आधार पर। ठीक है, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग आदि नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, प्रसिद्ध प्रबुद्ध भारत किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को प्रबुद्ध भारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 में दिया गया है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को बनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के या नीति आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातात्विक विभाग, अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही रहते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 41 नंबर प्रश्न में, भारत में हीरे की क्रांति, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से 67 में हुई थी दोस्तों। हरित क्रांति में फल कौन से फसल तक? गेहूं, खासकर गेहूं, गन्ना, मक्का और बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यदि इसी में हम देखें, नॉर्मन अर्नेस्टिक बोरलॉग है जो अमेरिकी यात्री हैं, वो भी हरित क्रांति के नाम से जाने थे। वो नोबेल पुरस्कार विजेता है अमेरिका के, और कृषि वैज्ञानिक थे वो, उन्हें हरित क्रांति के जनक माना जाता है नोबेल इन्हें। तो नॉर्मन अर्नेस्ट ब्लॉग, लेकिन हमसे पूछा है भारत में हरित क्रांति, स्वामी एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी हमसे आंसर। 42 की ओर देखते हैं, श्री कृष्ण बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कृष्ण बनर्जी देखें तो किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। किससे? परमाणु ऊर्जा आयोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। इसमें देखते हैं दोस्तों, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक क्या बताए थे? तो गंगूबाई हंगुल है, गंगूबाई हंगुल। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न चलते हैं, इसमें है कोलंबो में से अल्मोड़ा तक आख्यान किसका है? तो रामकृष्ण, ये स्वामी विवेकानंद का है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक। ठीक है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग जो आज नीति आयोग है उसके अध्यक्ष है। पुरातात्विक विभाग के, अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? यदि इसे देखें तो भारत के लिए कहा जा रहा है, तो भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए। भारत में हरित क्रांति के लिए एम स्वामीनाथन है, और 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति का ये हुआ था। और यदि नॉर्मन ब्लॉक को देखें तो अमेरिका के वैज्ञानिक है, और इन्हें हरित क्रांति में नोबेल पुरस्कार मिला है नॉर्मन ब्लॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है श्री कुमार बनर्जी। किससे है? परमाणु ऊर्जा आयोग से। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर प्रश्न में, 43 में कहा जा रहा है स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्मार्ट गवर्नेंस का संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, हैदराबाद में स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान है। और यदि हम इसमें देखें तो हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी हैदराबाद में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और पुणे में क्या है? तो पुणे में आपको भारतीय मौसम वेधशाला मिल जाएगा दोस्तों पुणे में। ठीक है, और चेन्नई में चावला अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार यदि आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर और भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर नहीं है, वो प्रैक्टिस सेट जो निकला हुआ है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। जैसे कि रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट का बुक निकला हुआ था उसे मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ दोस्तों। उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे, उसे मैं करवा चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको वो वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और उसी प्रकार यूटेरिया का भी दोनों बुक का मैं प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ। और भी बुक है, जैसे कि एक क्रॉन का पब्लिकेशन का भी मैं बुक लाया हूँ, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। तो चलिए आगे क्यों चलते हैं 44 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया हुआ भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता है तो बॉलीवुड से जुड़ा है, वो कौन है? तो लिएंडर पेस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 45 में, लव निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? लव है जो आपको टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, भारतीय टेनिस से संबंधित क्या है? लव शब्द है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 में देखें, 46 नंबर प्रश्न में दिया है कि 2014 में राष्ट्रमंडल खेल जो है
2014 में राष्ट्रमंडल खेल रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे या किए जाएंगे? तो उस समय पुराना प्रश्न है ये, 2011 में पूछे गए प्रश्न है। 2014 में जो था जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था वो कहाँ किया था राष्ट्रीय खेल? तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पूछ सकते हैं दोस्तों, यदि इसमें देखें वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन जो है आपको वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। ठीक है, कुछ और गार्डन के बारे में देख लीजिए दोस्तों, कहाँ है? तो मैसूर में श्रीरंगपट्टनम स्थान भी कहाँ है? तो मैसूर में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको धर्मशाला है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला क्या है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है। यदि वृंदावन यदि आपसे पूछे तो मथुरा में स्थित है वृंदावन। यदि वृंदावन गार्डन पूछे तो मैसूर में है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है और वृंदावन पूछे तो मथुरा में है। ठीक है, ब्यास कुंड कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों ब्यास कुंड। मिंगू झील हिमाचल प्रदेश में है। नवग्रह महल उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जो है वो भी उड़ीसा के कोणार्क में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 48 में देखिए, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो अधिकतम संख्या में केंद्रीय मंत्री बनने वाले, रेलवे के केंद्रीय मंत्री बनने वाले वो राज्य कौन से राज्य से आते हैं जो रेलवे के केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं? तो वह है बिहार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बिहार से अधिकतम लोग हैं जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, जो रेलवे के मंत्री बने हैं। जैसे कि ललित नारायण मिश्र बिहार से ही थे। जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव, ये सभी को केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री के रूप में बनाया गया था। भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है दोस्तों। अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव ही है। अश्विनी वैष्णव को संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 49 और प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? यदि इसे हम देखें टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो टेनिस खिलाड़ी कौन है भारत का? यदि इसमें से देखें तो ग्रेगर जॉन है जो एक टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर भारत का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। इन चार ऑप्शन में से ग्रेगर जॉन है जो टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। श्री HR भारद्वाज है जो उस समय कहाँ के राज्यपाल थे? तो श्री HR भारद्वाज कर्नाटक राज्यपाल थे। यदि अभी देखें दोस्तों, यदि इसमें देखें हम कर्नाटक का जो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, तो वर्तमान में कर्नाटक के जो राज्यपाल है दोस्तों वो है थावरचंद गहलोत। इस समय कर्नाटक राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। ठीक है, वो पहले वाले प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो थावरचंद गहलोत ऑप्शन तो यही होगा, लेकिन थावरचंद गहलोत अभी वर्तमान में कर्नाटक राज्यपाल हैं। और सिद्धारमैया हैं जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में यदि देखें विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 224 है और विधान परिषद भी है कर्नाटक में जिसमें 75 सीटों की संख्या है। लोकसभा 28 है कर्नाटक में और राज्यसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 12 है। केरल को देखें दोस्तों, केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल हैं आपको कौन? तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। पिनराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं केरल के। और केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या केरल में 9 है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। तमिलनाडु को देखो दोस्तों, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। और R.N. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है? R.N. रवि है तमिलनाडु के। और तमिलनाडु में यदि हम देखें तो सीटों की संख्या विधानसभा में 234 है, लोकसभा में 39 है और राज्यसभा में 19 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जगन मोहन रेड्डी के स्थान पर अभी एक नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, वो अब्दुल नजीर वहाँ के क्या हैं? तो अभी वहाँ पर राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ विशाखापत्तनम उसकी राजधानी है। विधानसभा सीटों की संख्या 175 है, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधान परिषद भी है आंध्र प्रदेश में, वो कितना है? 58 है। आप लोग आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है क्या? 52 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? कौन से बर्ड फ्लू वायरस को एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ये प्रश्न दिया गया है। तो वो कौन सा वायरस है एवियन फ्लू के रूप में जानता है? तो H5N1 है जो एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के नाम से जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एवियन फ्लू एक प्रकार का स्टेन इन्फ्लुएंजा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 53 में मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 54 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भारी पिंड सायकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो आकाश में सबसे अधिक चमकता है कौन सा है? तो कौन हुआ दोस्तों? वो शुक्र है।
शुक्र है जो रात में या शाम का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। पृथ्वी का भगनी ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, बुध है जो सूर्य के सबसे निकट है। शुक्र और अरुण ये दो ग्रह हैं जो पृथ्वी का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। कौन? तो शुक्र और अरुण है जो पृथ्वी का चक्कर पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। बाकी सब ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। यानी शुक्र और अरुण जो ग्रह है उस पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 55 में समुद्रीय शीतल पवन बहती है। समुद्री शीतल पवनें किधर बहती है? तो समुद्री शीतल पवनें है कब बहती है? तो समुद्री शीतल पवन दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दिन में समुद्री शीतल पवनें बहती है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। ठीक है, गर्मियों के दिनों में सूर्य की गर्मी से पृथ्वी समुद्री जल के अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है दोस्तों और समुद्र की ओर जाती है। और इस स्थान को घेरने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु चलती है और इस प्रकार संवहन धाराओं की समुद्री समीर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? समुद्री समीर, स्थलीय समीर। स्थल से समुद्र की ओर रात में चलती है ये, क्योंकि जो समुद्र है धीरे धीरे, समुद्र की पानी धीरे धीरे गर्म होती है और पृथ्वी रात के समय में जल्द ठंड हो जाता है। तो इस प्रकार जो समुद्र में गर्म होने के कारण वहाँ से पृथ्वी से समुद्र की ओर हवा जाती है, तो इस प्रक्रिया को स्थलीय समीर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जब भी चलता है तो दिन के समय में समुद्री समीर। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न चलते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखिए एक और पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको। सरल लोलक की घड़ी को पहाड़ पर या चंद्रमा पर ले जाएं तो अवर्तकाल बढ़ेगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। 59 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया गया जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में प्रवाहित होती है या गुजरती है तब कौन सी परिवर्ती प्रभावी होंगे? तो प्रकाश की किरणें जब वायु से कांच की ओर गुजरती है तो कौन सा प्रभावी होता है? तो तब तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तरंगदैर्घ्य और वेग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। इसमें दिया गया है 60 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग कितना से करता है? आधा भाग वेग v1 से और यात्रा करती है तथा शेष आधा भाग वेग v2 से करती है। तब उस पिंड की औसत वेग क्या होगा? तब उस पिंड की जो औसत होगी, उस पिंड की औसत बराबर क्या हो जाएगी? तो उस पिंड का औसत होगा 2v1 बटा v2, 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये औसत वेग का सूत्र है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है एक्स किरणें को उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो क्योंकि एक्स किरणें का उपयोग एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु के बीच की दूरी परिणाम की कोटि समान होती है, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। 62 में दिया गया है मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र के प्रतिमा पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न चलते हैं। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लीनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो क्लीनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है जिप्सम क्या करेगा? सेटिंग के दर को मंदित कर देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेटिंग के दर को क्या करता है? मंद कर देता है। डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक आपको मैं ट्रिक देता हूं दोस्तों। चूसिए आमजी जो सीमेंट में प्रयोग जाता है। चूसिए आमजी, ठीक है। चू से चूना पत्थर, सी से सिलिकॉन, ए से एल्यूमिनियम, आ से क्या है? ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, और मा से मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जी से जिप्सम। ये जो है
इससे सीमेंट बनाए जाते हैं, इस मिश्रण से सीमेंट को बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चूसे आम जी, ये जरूरी है। बालू प्लस सीमेंट बराबर गारा या मोटार कहा जाता है। बालू प्लस सीमेंट प्लस कंक्रीट प्लस जल प्लस कंक्रीट सीमेंट कहता है, उसे क्या कहते हैं? कंक्रीट सीमेंट। बालू प्लस सीमेंट प्लस कंक्रीट प्लस जल प्लस छड़ मिला जाए तो प्रबलित कंक्रीट सीमेंट कहा जाता है। ठीक है, यदि सीमेंट में चूने की दिए गए मात्रा से अधिक होने पर उससे क्या होता है? दरार पड़ जाती है। यदि सीमेंट में चूना अधिक मात्रा में हो तो क्या होगा? दरार, सीमेंट फट जाएगी। एल्युमिनियम की अधिक मात्रा होने पर तुरंत ही सीमेंट जम जाती है, अधिक मात्रा में जिसमें एल्युमिनियम हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 64 में, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो कौन है? तो मीथेन है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मीथेन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, यदि 69 नंबर प्रश्न को देखें, इसमें दिया है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक सहायक तत्व होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, उस तापमान को क्या कहते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों का जो तापमान होता है इसमें समान होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सी बराबर एफ होता है दोनों इस पर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आप एक सूत्र देते हैं दोस्तों, जैसे सी बराबर 180, इस सूत्र को आप याद रखिएगा जरूर से जरूर। सी बराबर 180 बराबर एफ बराबर सी बटा 180 बराबर एफ माइनस 32 बटा 100, एफ माइनस 32 बटा 180, सॉरी सी बटा 100, सी बटा 100, सी बटा 100 और एफ माइनस 32 बटा 180, उसके बाद बराबर देकर के आर बाई 100 होता है दोस्तों। इस सूत्र पर आप बनाइएगा, इन दोनों सूत्र पर यदि आप रखिएगा तो आपको इन दोनों का मान सेम आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 76 की ओर। 76 में चले तो इसमें दिया गया है 76 नंबर प्रश्न में, है 76 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रकाश, वह 76 में है, वह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर प्रश्न, सॉरी 77 नहीं, उसके बाद मैथ है दोस्तों। 82 में एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या होता है? तो एम्फेसेमा रोग। एम्फेसेमा रोग है जो एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, एम्फेसेमा रोग। ठीक है, एम्फेसेमा रोग एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोयले के धूल से होने वाला रोग है एंथ्रोकाइकोसिस, सिलिका से सिलिकोसिस, और इसमें अनाज की धूल से कृषि फुसफुस होते हैं, तंबाकू की धूल से टोबैकोसिस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 83 में इंसुलिन उत्पादित करता है। इंसुलिन कौन उत्पादित करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, अग्नाशय सेल के बीटा ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। ठीक है, इंसुलिन के हार्मोन के कम स्रावन के कारण शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। और अग्नाशय के अल्फा सेल से ग्लूकान हार्मोन स्रावित होती है। और पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 84 में चले, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी है, तो मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डियां हैं उसे क्या कहते हैं? फेबुला और टिबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फेबुला और टिबिया मनुष्य के शरीर के पैरों की हड्डी है। फीमर मनुष्य के शरीर में 2 होता है, पैरों में फीमर 2 होता है, जो हड्डियों तथा टिबिया हड्डियां हैं, तथा टिबिया और फेबुला 2 हुआ, एक टिबिया होता है, फेबुला होता है, और कुल मिलाकर 4 होते हैं पैरों में। पैरों में जो हड्डियां टिबिया और फेबुला होता है 2 गुना 2 होता है, 2 टिबिया होता है, 2 फेबुला होता है। फीमर भी एक होता है दोनों पैर में, मनुष्य के दोनों पैरों में 1 फीमर होता है, और मनुष्य के दोनों पैरों में 1 टिबिया और 1 फेबुला होता है। तो यानी दोनों पैरों मिलाकर के 2-2 होते हैं, तो 4 हो गया दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है। और ह्यूमरस ऊपरी बाह में पाई जाने वाली हड्डी है। ह्यूमरस कहाँ है? ऊपरी बाह में जो पाई जाती है हड्डी वो ह्यूमरस, वो क्या कहता है? ह्यूमरस कहलाती है। रेडियस अनला अग्र बाहु में पाई जाने वाली जो अस्थि होती है
यहाँ पर आगे वाला में जो अल्ना और रेडियस कहलाता है दोस्तों, अल्ना और रेडियस। कार्पल्स कलाई में पाई जाने वाली अस्थि को कार्पल्स कहते हैं। मनुष्य की अस्थियां ट्राई कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 85 में, इसमें दिया गया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रोतंधी रोग होता है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 88 नंबर प्रश्न में, 88 में दिया गया है वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग किससे संबंधित है? तो दाब की प्रवणता से वायु का वेग संबंधित होता है। नेक्स्ट जो 89 में, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। कहाँ होती है एड्रिनल ग्रंथि? तो वृक्क के ऊपर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि में 4 सेकंड या 3 एफ ग्रंथि भी कहा जाता है, 4S या 3F कहा जाता है ग्रंथि एड्रिनल को। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं 89 से 90 नंबर प्रश्न। क्यों 90 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि कंप्यूटर में वायरस होता है, संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर में जो वायरस होता है वह एक प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। 91 में अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि जो ग्रेफाइट है इसलिए कि इसमें शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और लास्ट प्रश्न भी है 98 नंबर प्रश्न में, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन है? तो वातावरण में सबसे अधिक प्रचुर गैस कौन है? तो वो नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि आप भारतीय संविधान को, भारतीय हिस्ट्री को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा प्रीवियस ईयर के रूप में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी चैप्टर वाइज। आप लोग उससे पढ़े दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।